हाँ जी। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अब, जैसे मामुलक कहा जा रहा है, मामुलुक, मामुलुक, हाँ, मामुलुक, गलत क्यों लिखता हूँ, पढ़ मामुलुक ही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ। मामलुक, सुल्तान। तो इसे गुलाम सुल्तान के नाम से जाना जाता है। कि अब गुलाम वंश की स्टार्टिंग हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर गुलाम शासन, गुलाम को रखते थे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। गुलाम इसलिए क्योंकि पहचाना जा सके, दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं इसे, मामुलुक भी कहते हैं, मामुलुक, और यहाँ पर गुलाम वंश कहा जाता है। बहुत फेमस है गुलाम वंश, इसलिए क्योंकि जो राजा था वो खुद राज ना करते हुए अपने किसी सेनापति जो उसका गुलाम था, एक सेनापति क्या करेगा, उसी की अंडर में रहेगा, तो उसको इसने एक राजा सुल्तान बना दिया, क्योंकि खुद नहीं बना, उसको बना दिया। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से या मामलुक सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहला का नाम आता है तो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वही था जो सबसे पहला यहाँ पर दिल्ली की सल्तनत में बैठा था। मोहम्मद गौरी में से जीता और वापस गजनी चला गया और यहाँ पर बैठाया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भारत में मामलुक और गुलाम वंश के युग का प्रारंभ हुआ। और मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वामित्व, मतलब मेरा पर्सनल, उससे कहा जाता है मामलुक। अरबी शब्द है ये, ठीक है। यह सैन्य अभियानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले तुर्की गुलामों को निम्न गुलामों जो घरेलू कार्य और कारीगरों से अंतर्गत करता है। गुलाम दो तरह के होते थे, एक जो घर के काम करते हैं, नौकरी, घर के जो नौकर जैसे टाइप के होते हैं, खाना बनाना ये वगैरह, चाकरी करना, साफ सफाई करना, है ना, वो भी गुलाम हुए। अब जो हमारे लिए लड़ाई करते हैं वो भी गुलाम हुए। तो उन दोनों को अंतर वक्त करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था, मामलुक। इसका मतलब ये सेना वाले होंगे, बाकी जो है दो वो अलग वाले होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की गुलाम था जो मोहम्मद गौरी की सेना में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया। तो 1206 वो जगह है जिसके टाइम पर गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी की मृत्यु और ऐबक का शासन। इस बात पे ध्यान रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा गया था, इसका मतलब उन्होंने मारा नहीं होगा, वरना अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसको मारा गया और पुष्यमित्र शुंग आ गया, है ना, यही पढ़ाया था ना। इसमें तो उसने मारा था, इसमें मारने वाली बात। तो ऐबक को राजपूतों और अन्य भारतीय सरदारों की ओर से विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब एंट्री ली थी तो पृथ्वीराज चौहान जैसे एक महान राजा को उन्होंने मार दिया था और एक तरह से इन्वेडिंग के जबरदस्ती घुस रहे हो। तो बाकी जितने भी राजपूत थे वो इसका विद्रोह करते थे, तो इसको ऐबक को बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। वैसा तो नहीं है दिल्ली जीत जाएंगे उसके बाद आप आराम से राज कर सकते हो, आराम से नहीं कर सकते हो, हर वक्त सामने कोई ना कोई मुश्किल जरूर आएगी। तो सारे राजपूतों ने विद्रोह धीरे धीरे शुरू कर दिया था, जिसके टेरिटरी से ये मैच करते थे, करीब होते थे, किसी भी की भी जिनका आ जाता है ना, टेरिटरी आ जाती थी, और उनके करीब वाले जितने भी राजपूत होते थे वो परेशानी क्रिएट करते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर शासन करे। क्योंकि ऐबक भारत में प्रथम मुस्लिम शासक थे, उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम शासक थे।
ऐबक को राजपूत और भारतीय सरदारों का विद्रोह सामना करना पड़ा। गजनी का शासक तजुद्दीन एल्दोज दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। मुल्तान सिंध का शासक नसरुद्दीन कबाचा स्वतंत्रता पाने के लिए व्याकुल था और कुतुबुद्दीन ऐबक को समझौते पर शक्ति प्रदर्शन या शत्रुओं पर विजय पाने पर सफल रहा। उसने यल्दोज को पराजित किया और गजनी को जीता। जयचंद्र के उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने बदायूं तथा कन्नौज से तुर्कों को बाहर खदेड़ दिया। ऐबक ने ये दोनों क्षेत्र पुनः जीत लिए। तो यहाँ पर जितनों के नाम लिए जाते हैं वो याद रखिएगा, ठीक है, ताकि वर्ड्स बनाने में आसानी हो। यहाँ पर नाम लिया जा रहा है यल्दोज का, जो दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था, उसको ऐबक ने हराया। फिर उसके बाद आ जाता है उसने गजनी को वापस जीता था। और जो जयचंद्र था जिसका नाम लिया गया था कन्नौज के साइड में, उसका जो जयचंद्र तो मारा गया, तो उसका जो उत्तराधिकारी था बदायूं, उसने कुछ अधिक जो एरिया है उधर से अपने जो अरब लोगों को है उनको हटा दिया था, लेकिन ऐबक ने वापस वो ये क्षेत्र जीत लिया। तो इसका मतलब संघर्ष का टाइम था। कभी उसको अरबों को हटा देते थे तो कभी ये ऐबक जीत लेता था। फिर कहीं दूसरा यहाँ पर दिल्ली को अपना कहता था तो उससे लड़ाई करना पड़ता था, तो उसको लड़ाई काफ़ी करना पड़ा। इसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। नाम लिखने से पहले ना मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, गलत नहीं लिख रहा, मॉडर्न नेम होता है ना। इल्तुतमिश तो 1210 में इनकी स्टार्टिंग है और 1236 तक है। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के ऐबक की मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते थे उस टाइम पर, ठीक है, घोड़े पे चढ़कर, जिससे कहते थे चौगान उस टाइम पर, और वो खेलते हुए ऐबक गिर गया और फाइनली उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा इतिहास में दर्ज है। तो ऐसा इतिहास में दर्ज है। कई लोग हुमायूं का कहा गया कि वो है ना फोर्ट अपना पुराना किला की मीनार से हुमायूं गिर गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई। जो अकबर का पिता था उसकी मृत्यु ऐसे हुई। उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, किंतु तो आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था। आराम शाह उसका बेटा था लेकिन वो बेकार था, काम राज के लिए वो सही नहीं था। और तुर्की अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह आरंभ किया। तुर्की के सरदारों ने बदायूं के शासक ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश को दिल्ली के लिए आमंत्रित किया। तो वहां के जितने भी तुर्की के अमीर थे उन्होंने कहा नहीं ये व्यक्ति सही नहीं है। तो उसने कहा, जो उसका दामाद था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन का दामाद है, उसको कहा कि हाँ भाई आप आओ इस गद्दी पर, आप बैठो। आराम शाह ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली का आकर उसका सामना किया, किंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया, ठीक है, और एक क्रेडिट लिया, क्या, शमशुद्दीन। तो उन्होंने जो फाइनली जो उसका उत्तराधिकारी ने इल्तुतमिश के लिए एक बड़ी सी सेना लेकर आया और लड़ने के लिए आया, लेकिन उसने उसको हरा दिया। और हराने के बाद एक क्रेडिट लेते हैं कई राजा, मैंने पहले भी क्रेडिट्स दिए थे, ठीक है, तो इसको क्रेडिट मिलता है शमशुद्दीन का। शमशुद्दीन, ठीक है, शमशुद्दीन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का श्रेय उसको दिया जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत को एक तरह से इकट्ठित किया, संगठित किया, एक ग्रुप बनाया, अच्छे से जोड़ा, इसलिए उनको एक क्रेडिट भी दिया जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा और चारों ओर से समस्या घिरा हुआ था। जल्दोज, कवाचा अली मर्दान जैसे तुर्की सेनापति फिर से सिर उठा रहे थे। जालार और रणथंबोर राजस्थान में, ठीक है, ग्वालियर, कालिंजर,
शासकों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खान की बढ़ती हुई शक्ति का भय था। चंगेज खान बेटा बहुत ही ज़्यादा क्रूअल किंग में माना जाता है, जो चाइना के साइड से था। चाइना नहीं, चाइना के ऊपर मंगोल की साइड से था। बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उस तरह का किंग है वो चंगेज खान, नाम सुना होगा। ये बहुत ही क्रूअल है। इसके ऊपर आई थिंक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, वेब सीरीज भी बनी हुई है। ठीक है, चंगेज खान बहुत ही क्रूअल था और ये था मंगोल की साइड में। ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, इसलिए इतना ज़्यादा क्रूअल माना जाता था कि इसी मंगोल से उठ के आया है इनकी माँ की तरफ से मुगल लोग। तो इसलिए उनको एक गाली की तरह देने के लिए मुगल कहा जाता था, मंगोल से जोड़ा जाता था कि तुम मंगोल की तरफ से। ये गाली होती है मुगलों के लिए, मतलब अगर मुगलों को कुछ सुनाना होता है ना तो ये वो था गाली के रूप में। ये मांग चंगेज खान। तो चंगेज खान किसके समकालीन था ये ध्यान रहे, इल्तुतमिश के। तो अब आपको चंगेज खान का भी ईयर पता चल गया, ये 1210। तो 1210 से 1236 के आसपास चंगेज खान भी उपस्थित था, तो वो भी आ रहा था इन्वेक्ट करने के लिए। इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया, संगठित किया। सबसे बेस्ट काम होता है जब आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी आप दोस्ती कर सको, जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, उसको संगठित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो इनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसने तराइन के मैदान से यल्दोज को 1215 में पराजित किया। सन 1217 में कवाचा के पास पंजाब से उखाड़ा और 1220 में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य का विनाश किया। तो इल्तुतमिश ने मंगोलों से सीधा युद्ध टालने की आवश्यकता महसूस की। तो उसने सोचा कि डायरेक्ट युद्ध नहीं करते हैं इनके साथ। डायरेक्ट का मतलब होता है ना, सीधा जाओ और लड़ाई करो, वो इसने टाल दिया। अब जब तक ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरानी मंगोलों से बचता हुआ शरण पाने के लिए इल्तुतमिश के दरबार में आया, तो ख्वारिज्म के साथ लड़ाई हुई थी मंगोलों की, और ख्वारिज्म का जो बेटा है वो उठकर आया यहाँ पर शरण मांगने के लिए। तो इल्तुतमिश के दरबार में आया तो इल्तुतमिश ने उसे इनकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों द्वारा होते हुए विनाश से बचाया। अगर वो उसको शरण दे देता तो बेटा मंगोल जो है दिल्ली पे एंट्री करता, और उस टाइम पे मंगोल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक माना जा सकता है आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस जगह हिस्ट्री में हो तो डॉक्यूमेंट्रीज देखा करो, वेब सीरीज के रूप में दिखाएंगे तो एंजॉय ही रहेगा। ठीक है, देखा करो। सबसे बेस्ट एक है, मैंने देखा था महमूद फर्स्ट पे है। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य, हाँ ओटोमन एम्पायर देखना, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ओटोमन एम्पायर। 1225 के बाद में आपको इल्तुतमिश ने अपनी सेनाओं को पूर्व प्रदेश के विरोधों को दबाने के लिए यूज किया। 1226 से 1227 में उसने अपने बेटे के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी और इवाज खान को पराजित कर बंगाल बिहार को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। पूर्व की ओर में ज़्यादा विद्रोह आ रहा था तो उसने अपने बेटे को भेजा, ठीक है, और वहाँ का जो विद्रोह है उसको दबा दिया। तो बंगाल और बिहार को उसने वापस साम्राज्य में मिला दिया। राजपूत शासकों के विरुद्ध उसने अभियान चलाया और 1226 में रणथंभौर को जीता। 1231 में इल्तुतमिश ने मंदोर, जालोर, बयाना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, ये पूरा एरिया को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्य को पूरा किया। जो ऐबक नहीं कर पाया, जो ऐबक से काम रह गया था, क्योंकि ऐबक की तो मृत्यु हो गई पोलो खेलते हुए, तो जो काम रह गया था वो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत पर एक बड़े भूभाग फैला हुआ था। इसके बाद विश्वास पात्र के अधिकारियों का एक समूह तुर्क के चहलगनी 40, चहलगनी का मतलब है 40, बनाया था, जिसमें एक दूरदर्शी शासक था और नया स्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित और नियोजित किया गया। खैर, इल्तुतमिश ने बहुत ही सफलता से दिल्ली को असंतुष्ट अमीरों का सफाया किया। जो अमीर इसके खिलाफ संतुष्ट नहीं हो पाते थे इनकी बातों से इल्तुतमिश के, उसको इसने हटा दिया। उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी, गौर, मध्य एशिया से अलग किया, उस एरिया से अलग किया जिसमें अमीर लोग रहते थे, और वो मध्य एशिया से अलग काट के दिल्ली को अलग बना दिया।
उनसे जोड़ा नहीं रहता था। जुड़ने का मतलब ये होता था कि उनसे बातचीत, कांटेक्ट बड़ी चलती रहती थी। वो प्रभावित करते रहते थे दिल्ली सल्तनत को, वो कट कर दिया। इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से वैधता पाने के लिए पत्र सन 1229 में हासिल किया। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक संस्थानों जैसे कि इक्ता, सेना तथा सिक्का व्यवस्था को रूप देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उसने सल्तनत को 2 मूल सिक्के दिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का उसने लगाया था, चांदी यूज की, टंका, ठीक है, और तांबे का जीतल। भैया जीतल मतलब क्या होता है? कॉइंस में 2 सिक्के बनाए उसने। एक चांदी का टंका का नाम से जाना जाता था, एक तांबे का जीतल कहा जाता था। इतने जीतल, कितने जीतल हुए भाई? खरीद के बोलते हैं ना भाई, कहाँ खरीद लिया उसको, कितने जीतल हुए? तो इतने जीतल हुए, वो वाला कॉइंस के रूप में। तो इसके अधीन जितने भी बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्की अधिकारियों को वेतन के बदले में जमीन देना स्टार्ट कर दिया। तो इसने भी सेम वैसा ही है जैसे गुप्त में हुआ था भूमिदान, इसने भी भूमिदान देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक और होता था किसी को दान वाले, यहाँ पर इनकम के रूप में बात की जा रही है कि जब भी इनकम के रूप में पैसे देने की बात होती थी तो पैसे की जगह पर भाई जमीन दे देता था। वैसे ये जितना सही लगता है दिखने में उतना बुरा है, आगे जाकर बुरा है। जितना ज़्यादा आप ज़मीन दोगे, ज़मीन बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम पर वो आएंगे कि वो खेती करवा के कर वसूल के वो अमीर हो जाएंगे। और जब वो अमीर हो जाएंगे तब वो खुद ही बोलेंगे कि भैया हम आपका राज स्वीकार नहीं करेंगे, और वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ये करना और ज़्यादा बुरा होता, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं चल रहा था। और जिसको ये भूमि दान करते थे, भूमि जो देते हैं उसको इक्ता कहते थे, इक्ता दें। तो इक्ता दान किए। इक्ता पाने वाले को इक्तादार कहा जाता था और वे अधीन क्षेत्रों से राजस्व वसूल करते थे। इसके द्वारा वे सत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए एक सेना का रखरखाव किया करते थे, कानून तथा व्यवस्था का पालन करवाया करते थे तथा खर्चों की भरपाई किया करते थे। इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक संभावनाओं को पहचान की और मुख्यतः उसी क्षेत्रों में एकता बांटे गए। और इल्तुतमिश ने उत्तर भारत को सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक के वित्तीय प्रशासनिक नियंत्रण के लिए आश्वस्त किया। क्या जैसा आप 12वें 5वें भी पढ़ोगे, तो इसमें यहीं पर इतने टॉपिक को खत्म करते हैं। तो किस प्रकार से इल्तुतमिश ने ज़मीन दी, ज़मीन के बाद उन्होंने हर क्षेत्र पे एकता बांटे, एकता को इक्तादार कहा जाता था, उस तरह से प्रशासन चलाए, बहुत लोगों को बहुत तरीके से उन्होंने संगठित किया, बंगाल और बिहार को अपने आप में मिलाया। फिर जितने मंगोल का आक्रमण से उनको लग रहा था जरूर, उस चीज़ को किस तरह से उसने कंट्रोल किया, ठीक है, वो इधर था। अपने खूबियों के बावजूद भी रजिया बेहतर शासन नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यतः अपने गैर तुर्को कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब होता है अमीर वर्ग, के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया गया। तुर्की वर्ग के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया गया। उसमें सबसे मुख्य उत्तेजित करने वाली अबिसियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखनूर, अमीर मतलब अमीर, ए मतलब एक क्रेडिट है, और मखनूर का मतलब मीन्स होता है घोड़ा, अखनूर। तो मालिक के अमीर अखनूर का मतलब जो घोड़ों में बहुत अमीर होता है, घोड़ों का मालिक नियुक्त कर दिया गया। तो इसमें सबसे मुख्य उत्तेजित करने वाली बात अबिसियाई मलिक कमरुद्दीन याकूत को अमीर अखनूर या घोड़ों का मालिक नियुक्त कर दिया गया। अन्य कई महत्वपूर्ण पदों में गैर तुर्कों की नियुक्ति ने आग में घी डालने का काम किया। अब जो रजिया है ना, इसको इतने बड़े हायर पोस्ट में डालने से होता क्या है कि आपको सुल्तान तो बना दिया गया। सुल्तान क्या होता है? सुल्तान एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, वो भी दिल्ली का सुल्तान, बहुत बड़ी पोजीशन होती है।
तो इससे जो कुलीन वर्ग थे ना, उनको लगा कि एक फीमेल, एक औरत जो है हमारे एक अमीर वर्ग के बराबर में आ रही है, तो ये उनको विरोध की बात होगी, तो वो विरोध करते थे इस बात से। उनको ये बात पसंद नहीं है कि हम हमारे वर्ग के, अमीर वर्ग के बराबर में अगर ये इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसमें एक और आ जाता था कि एक अबीसियाई मलिक जलालुद्दीन याकूत एक व्यक्ति था, ठीक है, उसको इसने क्या बना दिया था, अमीर अखनूर बना दिया था। अमीर अखनूर, अमीर ए अखनूर, दैट मीन्स घोड़ों का मालिक। इतनी रहमदिली उसे पसंद नहीं आई लोगों को, इतनी में रहमदिली जो है ना वो पसंद नहीं आई लोगों को। लोग उनका रिश्ता से ना, कनेक्शन, ये इस पॉइंट के लिए नहीं है, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो इस पॉइंट के लिए नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। ये उसका रिलेशन इनके साथ जोड़ने लग गया, उस आदमी के साथ, याकूत के साथ जोड़ने लग गया। तो लोगों को लगा कि एक घोड़ों का इस पर में मालिक दे रहे हो तुम अचानक से किसी को भी, अभी सियाई एक व्यक्ति को, तो उसको थोड़ा सा इस चीज़ से हुई थी बात लोगों को कि ये उसके लिए सही नहीं है, और वही चीज़ लोगों को दिक्कत देने लगती। और यहाँ पर और है जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद में थे, वो और ज़्यादा गैर तुर्कों की नियुक्ति भी की गई। मतलब इनको लगता था तुर्क लोगों को कि अगर हमने इनको शासन करने के लिए हमने सपोर्ट भी दिया है, तो यहाँ पर जो नियुक्ति हो ना पोजीशंस के लिए, जैसे कोई मंत्री हो गया, कोई सिपाही हो गया, या कोई खजाना देखने वाला हो गया, या इतनी सारी पोजीशंस होती थी ना, वो सभी सब तुर्क वाले लोग, गैर तुर्क का कोई व्यक्ति ना बैठे वहाँ दरबार में कोई गैर तुर्की ना हो। लेकिन वो गैर तुर्की लोगों को नियुक्त कर रही थी, कई गैर तुर्कों को नियुक्त कर रही थी, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग गया लोगों को, और ज़्यादा खलने लग गया ये बात। एक तो पहली खल रही थी, फिर रजिया ने याकूत को दे दिया ये, एक और खलने वाली बात, और अब एक और खलने वाली बात कि लोग वो गैर तुर्कों को पोजीशंस दे रही थी। तो ये आग में घी डालने वाला काम था। विद्वान मानते हैं कि महिला होने के बावजूद भी दूसरे के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। वो पहले फीमेल थी, फीमेल राज्य को जो है संभाल रही है वो, और सुल्तान बनी हुई है, जो ऐसी रेयर है, नहीं बन सकती, और इसमें वो उसको दब के रहना चाहिए, ऐसे लोगों को सोचना कि ये जो किंग बनाएंगे, हम सब सपोर्ट दे रहे हैं और एक लड़की को किंग बना रहे हैं, ठीक है, उसको राज करने दे रहे हैं, तो ये जो है हमारे हाथ की कठपुतली बनेगी, बेबी नहीं बनेगी, बेबी सो जाएगी, ठीक है। शंकर जी को क्यों मार रही हो? तो वो बिल्कुल भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी, अतः सरदारों ने उनके क्षेत्र में विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो कई लोगों ने उसका विद्रोह करना शुरू किया। उन्होंने महिला की मर्यादा का भंग करने और अबीसियाई सरदार याकूब के साथ अति करीबी होने का आरोप लगाया। मतलब इसने भी पढ़ा दिया, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं पहले एक बार ये बता दे, इसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो याकूब के काफी करीब होने का दिया कि इन्होंने इसके साथ रिलेशन जोड़ने का कोशिश की थी, ठीक है। दूसरा, ये मर्यादा का काफी भंग कर रही है। मर्यादा का एक कहता है ना, एक फीमेल का एक बाउंड्री बना रखी है कि इतना ही होता है। ऊपर से मोमेंट्स में तो इस्लामिक लोग में तो और ज़्यादा होता है ना, वो थोड़ा चीज़ें ब्रेक करते जा रही है ये रूल्स में। तो सरदारों द्वारा पराजित हुई और फिर क्या हुआ, मारी गई। इस प्रकार उसका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा और 1940 में ये खत्म रहा। जबकि रियलिटी में पब्लिक बहुत पसंद करती थी रजिया को और उसके तरीकों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जो अमीर थे, कुलीन वर्ग थे और जो तुर्की लोग थे, वो इसके कई चीज़ों पे, कई पॉलिसीज पे साथ नहीं देना चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, और इसी के कारण फाइनली 1940 के एक छोटे अंतराल में इनकी मृत्यु हो गई।